सेकंड चीज हमने क्या बोली कि भाई हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पर अगर हम पे किसी ने अटैक करा तो हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। 1999 में ना कारगिल युद्ध हुआ ना, उससे पहले लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ है। लाहौर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रॉपर कहाँ गए हैं, नवाज शरीफ के साथ बढ़िया चाय पी रहे हैं। ठीक है। और वहां पे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम कश्मीर का हल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। 2 महीने बाद वहां पे अटैक करा दिया। वही है कि घर में वो लगाई होती है ना बंदूक, ठीक है, दिखाने के लिए कि भाई है हमारे पास, ठीक है, पंगा मत लेना, नहीं तो गोलियां भी रखी हैं साइड में भर के हम उड़ा देंगे। ठीक है। बस वही बात है कि पीसफुल डिटरेंस ताकि हमारी हो सके। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम से ना एक बार किसी ने पूछा ना, आप तो बड़ी पीस की बात करते हो, है ना, पर आप ही थे जिन्होंने अग्नि मिसाइल, है ना, ये न्यूक्लियर वेपन, ये सारे आपकी वजह से ही बने हैं, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ है, उनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, ये बात सही है कि भाई मैं पीस की बात करता हूँ, आज भी पीस की बात करता हूँ, बट सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जो स्ट्रेंथ को क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, नॉट वीकनेस। अब देखो, इससे पहले कि तुम्हारे को ये पूरा पता चले कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, इससे पहले देख लो कि न्यूक्लियर टेस्ट हमने किस किस हिसाब से किए हैं। देखो, 1974 में पोखरण 1 होता है, इसको बोला जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। बुद्धा के नाम पे क्यों रखा गया इसको, है ना, किसी और नाम पे भी तो रख सकते थे ना, चाइनीज से वो करने के लिए, इसलिए चाइनीज का नाम है। देखो, बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, जिस दिन ये टेस्ट हुआ था। ठीक है। तो ऑपरेशन, और ये भी बोला गया था, जब कोड वर्ड्स में बात होती है ना कि बुद्धा है स्माइल्ड, तो मतलब कि हो गया है भाई हमारा टेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सप्लोजन करे गए। ठीक है। 2 एक्सप्लोजन करे गए, उसमें से एक तो सही हो गया और एक हो गया खराब। ठीक है। अब एक सही एक खराब, 50-50 पॉसिबिलिटी। मान लो हमने बना दिया, है ना, रखे है बना के, मान लो वो ये वाला बम निकला के फेंका हमने, हो गया फुस, है ना, जैसे पटाखे होते हैं, तो गड़बड़ हो सकता था ना। तो इसी को रीअफर्म करने के लिए कि भाई अब इंडिया एक प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास। अब जब ये टेस्ट किया गया ना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसको बोला गया कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने करा है। ठीक है। कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, हमारा मतलब नहीं है किसी और को हार्म करना। ठीक है। बट हमारे को क्या इंटेलिजेंस थी उस टाइम कि पाकिस्तान भी डेवलप कर रहा हो सकता है, और चाइना ने तो ऑलरेडी डेवलप कर दिया था। देखो, टाइम कब है, 1974 का, है ना, 62 63, इस टाइम पे किसके साथ लड़ाई हुई है हमारी, चाइना के साथ। चाइना ने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया है। ठीक है। साथ में इंटेलिजेंस है कि कौन भी बनाने वाला है, पाकिस्तान भी बनाने वाला है। तो भाई हम भी क्यों पीछे रहे, है ना। पाकिस्तान के साथ वैसे ही रिलेशन ठीक नहीं, चाइना के साथ वैसे ही रिलेशन ठीक नहीं, फिर हमने ये एक टेस्ट करा। ठीक है। इस टेस्ट के बाद ना कुछ एक ग्रुप बनाया गया वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। ठीक है। उस ग्रुप का नाम रखा गया एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है। कि भाई देखो इंडिया ने कैसे बना दिया न्यूक्लियर वेपन, मतलब इनको कहीं से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। अब क्या पर वो तो हमारी खुद की थी, हमने खुद डेवलप करी है वो टेक्नोलॉजी, है ना। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये बोला गया कि भाई जितने भी ये फ्यूल्स होंगे, न्यूक्लियर फ्यूल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनको प्रॉपर एक अच्छे एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, उसके सेफ गार्ड्स में क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा इधर उधर, है ना। और उसको प्रॉपर उन्हीं कंट्रीज को दिया जाएगा जिनके साथ हमने क्या साइन करी होगी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, एनपीटी है एक ट्रीटी, एक दूसरी ट्रीटी है एनपीटी। एनपीटी क्या बोलती है कि जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो रख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो ना बना सकते, ना किसी से इंपोर्ट करा सकते। ठीक है। ये बोलती है क्या, तो क्या बोलती है ये, एनपीटी बोलती है। ठीक है। तो इंडिया ने क्या साइन की होगी, ये इंडिया ने ये साइन नहीं करी, और इंडिया ने इसका ग्रुप का मेंबर भी नहीं होगा, एनएसजी का मेंबर भी नहीं है हम, और हमने एनपीटी भी साइन नहीं करी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया पे क्या लगने स्टार्ट हो गए, सैंक्शंस, है ना। जब भी ऐसा कोई काम करता है कंट्री, है ना, तो उसको थोड़ी लगाम कसने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर देती है, सैंक्शंस लगा देती है। ठीक है। मतलब ट्रेड नहीं कर सकता कोई, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक तरीके से, है ना, ताकि भाई हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ना आए, है ना। फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो हमारे को क्या प्रॉब्लम होगी, इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगी, अगर इंडिया के पास लार्ज अमाउंट में डॉलर ना हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है। मतलब क्या, सिंपल भाषा में क्या, देखो हमारी इकोनॉमी काय पे चल रही है, तेल पे चल रही है ना। देखो हम तेल तेल खरीदने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चाहिए, तो तेल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो सकता है कंट्री में, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे खतरा हो सकता है। ठीक है। ये सैंक्शन हमारे पे लगे। इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स इंडिया में आते हैं, है ना। एक का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। 1998 में क्या होता है कि पोखरण
टू टेस्ट होता है। हम क्या बन गए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने भी क्या कर दिए, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिए। अब देखो मतलब पाकिस्तान इतने जल्द, देखो टाइम लगता है ना चीज में, तो पाकिस्तान ने भी बना रखे थे वेपन्स, है ना। अब यूएसए का वो पार्टनर था, है ना, तो यूएसए की आंखों के नीचे ही उसने सब कुछ तैयार करके रखा है पहले से। यूएसए तो चाहता है ना कि भाई कोई और कंट्री ना न्यूक्लियर टेस्ट करे, तो उसने सोचा पाकिस्तान भी नहीं करेगा, तो इंडिया ने कर दिया, पाकिस्तान ने भी कर दिया। पाकिस्तान को बोला भाई तूने क्यों किया, है ना। इंडिया ने तो चलो समझ आता है, तूने क्यों करा, बोले अच्छा आप मेरे को बोल रहे हो, उसको तो बोल ही नहीं रहे, ठीक है। फिर दोनों पे क्या लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस और इंडिया पे भी सैंक्शंस, ठीक है। सैंक्शंस लगाने से इंडिया को थोड़ा नुकसान हुआ, बट इंडिया को बचाया किसने, हमारे डायस्पोरा ने, ठीक है। हमारा जो डायस्पोरा है ना, इंडियन डायस्पोरा, हमारे जो लोग कहाँ पे, अरब कंट्रीज और यहाँ पे जाके काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे काम करके भेजते हैं रेमिटेंसेस, किधर, इंडिया। रेमिटेंसेस में दुनिया में नंबर 1 है इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा आता है पूरी दुनिया में रेमिटेंसेस के तौर पे इंडिया के पास, ठीक है। तो उस टाइम हमारी रेमिटेंसेस ने हमारे को बचा दिया, है ना। और इंडिया के जो लोग जाते हैं मल्टी टैलेंटेड भाई, है ना, वो मिस्त्री भी है, वो बाकी काम भी कर रहा है ना, सब सब चीज को, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, हाँ भाई ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर देंगे, ये सारी चीजें, है ना। चलो तो पाकिस्तानी ये ऐसे ही बेकार हैं, और इनके वर्कर्स तो और बेकार है, बाहर जाके चोरियां कर रहे हैं दूसरों के घर में, वो कर रहे हैं, तो इनकी रेपुटेशन क्या है, थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई और इंडिया की इकोनॉमी बची रही, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। कब हुआ था, 1998 में, ठीक है। अब देखो हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, बट न्यूक्लियर वेपन देखो एक कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है हम, तो अब एक डॉक्ट्रिन भी होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे। तो उसके लिए इंडिया ने क्या बनाई, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये कब बन के तैयार हुई, अडॉप्ट कब करी गई, 2003 में। कब करी गई अडॉप्ट, 2003 में इसको अडॉप्ट कराया गया, ठीक है। चलो अब इसके हम कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा एवोल्यूशन देख लो, ये जो स्टोरी हमने डिस्कस करी, 1974 में क्या हुआ आपका, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा होता है, और इंडिया जो ये परमानेंट 5 है ना, यूएनएससी के 5 जो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके अलावा पहली ऐसी कंट्री बना जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, P5 के बाद। इसके बाद 1998 में पोखरण होता है, पोखरण होता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई अब हमने टेस्ट तो कर लिया है, एक डॉक्ट्रिन भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिलीज इट्स ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, एक ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनती है, मतलब ये ड्राफ्ट है एक, अभी पूरी डॉक्ट्रिन नहीं है, अभी इस पे रिसर्च वगैरह करेंगे, प्रॉपर देखेंगे क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। फिर इसको पूरा हम कब एक्सेप्ट करते हैं, 2003 में इसको फाइनली क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। कौन बनाता है ये ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन हमारी, ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिस्ट है के सुब्रमण्यम, ठीक है। ये हमारी ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाते हैं, और ये कंप्लीट कब होती है आपकी, 2003 में, ठीक है। चलो जी समझ गए इतना। कब हमने अडॉप्ट करी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी, बताओ, 2003 में। चलो अब इसके कुछ की फीचर्स पूछते हैं। अब देखो ये मैं तुम्हारे को टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी एचएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2022 में 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 2022 में 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, है ना, 20 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन था। अब तो चलो पैटर्न चेंज हो गया, 20 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, अब कैसे आते हैं, 8 नंबर के आते हैं और 12 नंबर के आते हैं, ठीक है। चलो क्या है भाई की फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। पहला तो है कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पहला फीचर क्या है कि भाई हम पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए बात, हम क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे फर्स्ट, ठीक है। पर अगर हम पे किसी ने किया फिर उसकी रिटेलिएशन में हम जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखो इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, है ना, कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया हैज कमिटेड टू नॉट इनिशिएटिंग अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हम नहीं करेंगे, ओनली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन इन रिटेलिएशन ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक। तो न्यूक्लियर अटैक अगर हम पे किसी ने करा तभी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे वापस, ठीक है। चलो जी तो अब देखो इससे क्या होता है कि भाई हमने ये बोला कि डिफेंसिव पोस्चर है हमारा, ठीक है। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, पर अगर हमारे पे अटैक करा उसी केस में हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे वापस। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो हमारा एरिया है ना, जैसे जैसे इंडिया है, देखो इंडिया के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्री है यहाँ पे, नेपाल हो गई, ये कौन सी हो गई, भूटान हो गई, ये कौन सी हो गई, बांग्लादेश हो गई, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, मालदीव्स है, यहाँ पे क्या है,
श्रीलंका है भाई। इनको डर लग गया, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड है ना, कुछ टाइम बाद ये भी न्यूक्लियर पावर्ड, यहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है ना। इनको तो बेचारों को डर है कि हम तो, हमारे को तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि भाई क्या है, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे जो टेंशन थी हमारे एरिया में, नेबरिंग कंट्रीज में, वो थोड़ी कम हुई। देखो फॉर एग्जांपल ना, मान लो तुम्हारा कोई पड़ोसी है ना, आके तुम्हारे को बेमतलब थप्पड़ मार देता है, ठीक है। कभी भी आ रहा है शराब पी के तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हारे को थप्पड़ मार रहा है ना। तो तुम्हारे को थोड़ा डर लगा रहेगा भाई कब घुस जाएगा, है ना। और है भी वो थोड़ा क्या है, ताकतवर है, तुम कर भी नहीं सकते कुछ। ऐसे तो तुम कर सकते हो मेरे को पता है, बट इमेजिन करो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो तुम्हारे को मार रहा है, तो इनको भी यही लग रहा था कि भाई कभी भी अटैक हो सकता है। पर अगर हमने ये बोल दिया है ना कि हम नहीं करेंगे फर्स्ट अटैक, तो मतलब ये एश्योर्ड रहेंगे। मतलब अगर तुम खुद से जाके पड़ोसी के कमरे में उसको चांटा नहीं मारोगे, तब तक वो तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब बात कहने की ये होगी। चलो जी, इससे ये हुआ कि हमारे पड़ोसियों को थोड़ा क्या मिला, सांत्वना मिली कि भाई नहीं, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हमारे पे ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन अनलेस फर्स्ट अटैक्ट विद देम, ठीक है। चलो, सेकंड चीज हमने क्या बोली कि भाई हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पर अगर हम पे किसी ने अटैक करा तो हम घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। क्या करेंगे? मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, ठीक है। तो मैसिव रिटेलिएशन, इंडियाज डॉक्ट्रिन प्लेजेस मैसिव रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू एनी न्यूक्लियर अटैक ऑन इट्स टेरिटरी और ऑन इंडियन फोर्सेस। अगर इंडियन फोर्सेस पे अटैक किया गया या अगर इंडियन टेरिटरी पे अटैक करा गया, तो क्या किया जाएगा? मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। मतलब फिर उस कंट्री का वजूद ही हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, अगर किसी ने हम पे अटैक करा तो, ठीक है। जितने वेपन्स है सब उस पे छोड़ देंगे, मैसिव रिटेलिएशन, ठीक है। चलो, अब देखो ये करना जरूरी क्यों था? ये करना जरूरी इसलिए था कि भाई अगर हम ये ना बोलते कि मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, तब तो कोई भी अटैक कर देता हमारे पे, है ना। तो हम पहले यूज तो नहीं करेंगे, बट सेकंड, है ना, अगर किसी ने अटैक करा तो वापस तो मैसिव अटैक करना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसको डर लगा रहेगा, ठीक है। चलो, सिग्निफिकेंस क्या हो गया? दिस assured adversaries that a nuclear attack on India would invite catastrophic damage, thereby strengthening deterrence। तो डिटरेंस का काम करता है। देखो वर्ल्ड में ना कुछ लोग ये बोलते हैं ना, कुछ लोगों का मानना यह है कि न्यूक्लियर वेपन की वजह से खराब हुई है हालत, है ना, और वॉर्स बढ़ेंगे। पर कुछ लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की वजह से क्या हुआ है? कम हुआ है, डिटरेंस का काम करा है, वॉर्स कम हुई है। अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन यूएसए, देखो कोल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन था। देखो कोल्ड वॉर चला पहले, तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चला? कोल्ड वॉर का एरा चला। यूएसए और यूएसएसआर आपस में प्रॉपर नहीं लड़े, क्योंकि दोनों को पता था कि न्यूक्लियर वेपन है दोनों के पास। अगर यूज कर लिया हमने न्यूक्लियर वेपन, तो क्या हो जाएगा? दोनों का ही सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो ये एक डिटरेंस का काम भी करता है, ठीक है। तो इंडिया ने भी जो न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं ना, वो किसके लिए बनाए हैं? डिटरेंस का काम करने के लिए बनाए हैं, ताकि हम पे कोई अटैक ना करे भाई, है ना। चलो, इसके बाद देखते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। पहला पॉइंट क्या था बताओ? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, है ना। सेकंड पॉइंट क्या था? मैसिव रिटेलिएशन। थर्ड पॉइंट है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का थर्ड पॉइंट है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब है कि भाई मान लो हमारे पे किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स तो होने चाहिए ना कि हम वापस रिटेलिएट क्या कर सके, वापस रिटेलिएट कर सके। इतने हमारे पास क्या होने चाहिए? इतने हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। तो हमने बोला कि हम ना बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। हमने क्या बोला कि हम बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, बस इतने रखेंगे कि अगर किसी ने हम पे पहले अटैक करा और हमको वापस रिटेलिएट करना पड़े, तो उस कंट्री का सत्यानाश तो हो ही जाए, है ना। इतना तो हम क्या, इतने हम अपने पास क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे। देखो, इंडिया मेंटेन अ पॉलिसी ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस व्हिच सिग्निफाइज दैट साइज ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इज केप्ट एट मिनिमल येट इफेक्टिव लेवल टू एंश्योर क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट थ्रेट्स, ठीक है। अगर किसी ने अटैक करा तो इतने हमारे पास मिनिमम क्या होने चाहिए? न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए कि हम वापस अटैक कर पाए, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ अननेसेसरी एस्केलेशन एंड contributes to global efforts towards non proliferation and disarmament, ठीक है। अब देखो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस से क्या फायदा होगा? अब देखो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस में क्या है कि भाई हम स्टॉक पाइल नहीं क्रिएट करेंगे अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स का, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि बनाते रहे, है ना। हम एक मिनिमम अमाउंट में अपने पास रखेंगे। इससे क्या होगा इंडिया को फायदा?
कि भाई एक तो अननेसेसरी खर्चा करना पड़ेगा किस पे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, है ना। और एक क्या रहेगा कि भाई हमारा अल्टीमेट एम तो क्या है, देखो इंडिया का अल्टीमेट एम ये है कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन फ्री हो जाए, ठीक है। पर न्यूक्लियर वेपन फ्री ऐसे नहीं होगा कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा कि भाई यूएस से रखे और हम न्यूक्लियर वेपन अपने खत्म कर दें। जब सब म्यूचुअली खत्म करेंगे तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखेंगे, ठीक है। चलो, अल्टीमेट एम तो है कि एक न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, बट वो आइडियलिज्म है ना, वैसा होगा नहीं कभी। हो सकता है ऐसा कि न्यूक्लियर वेपन ही खत्म कर दे कोई अपने, है ना। रशिया का जैसे ही लड़ाई हुई यूक्रेन से, रशिया ने बोला पुरानी ट्रीटी हटाओ, मैं तो बढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, ताकि डिटरेंस बना रहे, उस पर कोई अटैक ना करे, नहीं तो यूएसए कब का अटैक कर दिया होता अभी तक उस पर, है ना। चलो, तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला क्या था बताओ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। सेकंड क्या है, मैसिव रिटेलिएशन। थर्ड क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। फोर्थ क्या है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब देखो, किसी ने हमारे पे वॉर कर दिया, न्यूक्लियर वेपन है ना, यूज कर दिया, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को करने के लिए ना हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है। क्या बनाया है, न्यूक्लियर ट्रायड, है ना। मान लो हमारे टेरिटरी पे अटैक हो गया, मेन लैंड पे अटैक हो गया, तो भी हमारे पास कैसे इतने न्यूक्लियर वेपन बचने चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को भी खत्म कर दिया ना, तो हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स होके हम क्या कर सके, रिटेलिएट करके उस पूरे देश का नामो निशान खत्म कर दें, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है, इसमें क्या है, आपका लैंड बेस्ड मिसाइल्स है, जैसे कि अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल होगी आपकी। इसमें हमने एयर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हैं, जो कि आपकी जो कैपेबल एयरक्राफ्ट होंगे उनमें फिट करके हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड है जैसे सी बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे आईएनएस अरिहंत हो गया, है ना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो गया आपका, आईएनएस विक्रांत हो गया, ऐसे ऐसे हमारे नेवल जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी हमने क्या रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। और कुछ अननोन ऐसी लोकेशंस होती है जहां जिसका पता नहीं होता कि कहाँ है न्यूक्लियर वेपन हमने रखे हुए, ठीक है। तो उन जगहों पे हमने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे हैं। अगर हम पे अटैक करा किसी ने तो फिर हम क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर ट्रायड से उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमने क्या रखा है अपने पास, न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का क्या मतलब है कि हमारे पास लैंड बेस्ड मिसाइल्स भी हैं, एयर बेस्ड मिसाइल्स भी हैं और सी बेस्ड मिसाइल्स भी हैं, और हमने डिप्लॉय करके रख रखे हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब अगला पॉइंट इसमें आता है, देखो, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, ठीक है। हम न्यूक्लियर वेपन ना उन्हीं के अगेंस्ट यूज करेंगे जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, हम उन कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन उसी देश के साथ यूज करेंगे, और वो भी सेकंड स्ट्राइक करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसी देश के साथ यूज करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अगर उसके साथ हमारा वॉर भी हो जाता है तो उस केस में हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे उसके खिलाफ। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमने न्यूक्लियर वेपन इसलिए बनाया है ताकि कोई हमारे पे न्यूक्लियर अटैक ना करते, बस। हमारे न्यूक्लियर वेपन बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबल इमेज को वर्ल्ड के सामने क्या करता है, लाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया अनफेयर होगा किसी वॉर में। कमिटमेंट टू ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया ने बोला है कि अगर सारे देश, है ना, न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे तो हम भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियर वेपन का नामो निशान ही ना हो, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि भाई वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। India has constantly supported global verifiable nuclear disarmament, emphasizing the need for all countries to work together towards a nuclear free world, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसके तहत। अब ये जो आर्टिकल है ना, देखो मैंने तुम्हारे को एनपीटी ट्रीटी के बारे में बताया था, है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसमें क्या बोला गया था, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, एनपीटी। एनपीटी, जिस कंट्री के पास ना न्यूक्लियर वेपन है वो तो रख सकता है, पर जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना वो इंपोर्ट कर सकता ना वो बना सकता। उसका एक और पॉइंट था कि भाई जिनके पास है ना, वो भी क्या करेंगे, विद टाइम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और था एनपीटी में कि भाई पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का। पीसफुल पर्पस यानी पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की होगी ना, उन्हीं को दिए जाएंगे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
जिन्होंने ये ट्रीटी नहीं साइन की होगी उनको क्या नहीं दिए जाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूल वगैरह नहीं दिया जाएगा इन कंट्रीज के द्वारा जिन्होंने एनपीटी साइन करी होगी। ठीक है, तो एनपीटी का एक सेकंड पॉइंट क्या था कि भाई न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे ये कंट्रीज जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो उसी के साथ हमारी पॉलिसी अलाइन करती है, आर्टिकल 6 है उसका ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि भाई हम क्या चाहते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहते हैं इन लॉन्गर रन। ठीक है, चलो इसका क्या हुआ, दिस कमिटमेंट पोर्ट्रेज इंडिया एज अ स्टेट दैट वैल्यूज पीस एंड एडवोकेट फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो हमारी इमेज जैसे शो करता है, देखो पूरे टाइम ना तुमने एक चीज देखी होगी, इंडिया की इमेज, इंडिया की इमेज। ठीक है, क्यों चाह रहा है इंडिया इमेज, पाकिस्तान की तरह क्यों नहीं कि हम तो करेंगे। देखो पाकिस्तान नहीं बोलता कि हम सेकंड यूज करेंगे, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है कि हम रिटेलिएशन की तरह यूज करेंगे, पाकिस्तान बोलता है हमारा मन किया हम कर देंगे यूज, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है उनकी। तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना, जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, बढ़िया है तैयार किया, पाकिस्तान से तो बढ़िया ही होगा तैयार किया हुआ, है ना, तो फिर हमने क्यों क्यों उसको पहले यूज नहीं कर रहे, हमारे को इमेज की क्यों पड़ी है इतनी, ग्लोबल इमेज की। सॉफ्ट पावर, देखो सबसे पहले उन्होंने सही बोला, ग्लोबल लीडर बनना है, हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर बने। ऐसा होता है लीडर, है ना, कि उसके जितने वो साथ में वो उनको चमाटे मार दिए, किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, लीडर सब साथ में लेके चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह होना चाहिए। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली कभी भी परमानेंट सीट। दूसरी चीज ये है कि हमारे को परमानेंट सीट भी चाहिए, कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऐसे थोड़ी भी हमारे को मिल जाएगी वहां सीट, कि इंडिया तो बोल रहा है कि कभी हम चाइना पे अटैक कर देंगे, कभी इस पे अटैक कर देंगे, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है, हमारा क्लेम थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह हमारी इमेज पूरे वर्ल्ड में जाए, इसीलिए हमने ये काम करा है। देखो अब ये तो देख लिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। अब न्यूक्लियर वेपन यूज जब करने हैं, सेकंड स्ट्राइक हमने करनी है ना, तो किस हिसाब से करेगा, कौन डिसीजन लेगा, उसके लिए यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है नेशनल कमांड अथॉरिटी। कौन सी बॉडी बना रखी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी। हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर जब वॉर होगा, मान लो किसी ने हमारे पे अटैक किया, तो हमारे को रिटेलिएटरी अटैक करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, कौन लेगा भाई, नेशनल कमांड अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है, दो काउंसिल्स बनाई गई है। कौन कौन सी काउंसिल, एक पॉलिटिकल काउंसिल है जिसको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इंडिया के, अजीत डोभाल। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन हमारे को किसी देश पे यूज करना है कि नहीं करना है, उसका डिसीजन कौन लेंगे, मोदी जी लेंगे, और एडवाइस कौन करेगा ये। ठीक है, फाइनल डिसीजन किसका होता है, पर पॉलिटिकल काउंसिल का फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, तो पीएम डिसीजन लेते हैं। देखो पॉलिटी चल रही है आप लोगों की, होगी पॉलिटी। देखो एक चीज तुमने देखी होगी ना, कि जो भी वॉर और इन सब का डिसीजन है ना, वो कौन लेता है, पीएम लेता है। देखो हर चीज किसके नाम पे ली जाती है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है ना। फिर ये पॉलिसी क्यों नहीं, देखिए ये तो इतना बड़ा अटैक हो रहा है भाई, न्यूक्लियर अटैक हो रहा है ना, ऐसे तो हम एग्जीक्यूटिव हेड उसको बना रखा है, पर फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर ले रहा है। ये क्या फंडा है, मतलब देखो जब आपातकालीन की घोषणा होती है तो क्या बोलता है प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी ने स्टेटमेंट क्या दी थी कि भाई प्रेसिडेंट ने, है ना, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया, उसके नाम से होना चाहिए ना, उसका डिसीजन होना चाहिए, है ना, नाम डिसीजन तो वही लेगा ना, पर क्यों नहीं ले रहा डिसीजन यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों रखा है। देखो हमारी पॉलिसी क्या है, देखो इसके लिए ना जनरल कॉमन सेंस देखो भाई, हमारे पे न्यूक्लियर अटैक हो चुका है ना, तो हम अब क्या एक और लाइन ऑफ वो बढ़ाएं क्या, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर भाग, मान लो न्यूक्लियर वेपन अटैक हो गया, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कहां ढूंढता फिरेगा कि भाई कहाँ प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ। ठीक है, तो मतलब ताकि डिले ना हो, है ना, डिसीजन मेकिंग इजी हो। ठीक है, ये दो तो वैसे भी इकट्ठे ही होते हैं, हमेशा इकट्ठे मिलते हैं तुम्हारे को, है ना, तो ये दो तो आपस में डिसाइड कर ही लेंगे। तो इसके पीछे ये रैशनल बोला जाता है। ठीक है, एक पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा था, है ना, फिर मैंने सर्च करा था, तो यही मिला रीजन, ऐसे कोई ऐसा वो रीजन नहीं मिला कि भाई ताकि इफेक्टिव जल्दी डिसीजन लिया जा सके, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रखी होती है पावर। ठीक है, चलो अब देखो, अब इससे क्या होता है, एक और चीज होता है, ड्यूअल स्ट्रक्चर जो है हमारा, एंश्योर द सिविलियन लीडरशिप कंट्रोल द न्यूक्लियर पॉलिसी। अब देखो दुनिया को डर होता है कि भाई अगर मिलिट्री के हाथ में आ जाए ना पावर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में जब हम ना 1999 में ना कारगिल युद्ध हुआ ना, उससे पहले लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ है। लाहौर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रॉपर कहां गए हैं,
नवाज शरीफ के साथ बढ़िया चाय पी रहे हैं, ठीक है, और वहां पे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम कश्मीर का हल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। 2 महीने बाद वहां पे अटैक करा दिया। कहां पे? कारगिल में। तो ये चीज क्या होती है, अगर मिलिट्री, जो मिलिट्री लीडरशिप थी ना, अब किसने करा? नवाज शरीफ ने तो नहीं करा वो चीज, किसने करी होगी? कौन था उसमें? परवेज मुशर्रफ, ठीक है, मिलिट्री हेड था उस टाइम पे। उसने पूरा प्लान करके कि भाई अब हम लोगों को कहां भेजेंगे? इंडियन वाली साइड भेजेंगे। इसलिए जनरली कंसिडर किया जाता है कि जो ये चीजें होनी चाहिए, ये किसके हाथ में रहनी चाहिए? जो सिविलियन पावर हो, क्योंकि उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, चलो, जो न्यूक्लियर पॉलिसी। अब देखो कंक्लूजन क्या है इस पूरे उसका, कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर जो हमने वेपन्स बनाए हैं ना, उसको हमने पीसफुल डिटरेंस के लिए बनाया है, ताकि हमारे से कोई पंगा ना ले, बस। ठीक है, हम उसको यूज नहीं करेंगे, बस पड़ी हुई है हमारे पास कोई चीज, वही है कि घर में वो लगाई होती है ना बंदूक, ठीक है, दिखाने के लिए कि भाई है हमारे पास, ठीक है, पंगा मत लेना, नहीं तो गोलियां भी रखी है साइड में भर के हम उड़ा देंगे। ठीक है, बस वही बात है कि पीसफुल डिटरेंस ताकि हमारी हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये करा है। अब देखो कई लोग ना इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। अब मेरे को तुमसे ये क्वेश्चन पूछना है कि तुम मेरे को ये बताओ कि जो ये न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी, इससे क्या फायदा होगा इंडिया को, है ना, और अगर नहीं सही है तो इससे क्या नुकसान होगा इंडिया को। ठीक है, तो बताओ फायदा क्या होगा इससे इंडिया को। पहला क्या बताया आपने, कि एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह हम वो करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में कि बताओ। उस तरह से हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो अगर हमारे नेबरहुड कंट्रीज है, तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है, तो उनकी तरफ भी हमारा एक वो दिखता है, मतलब हाँ, मतलब एक रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी, है ना, रीजनल स्टेबिलिटी देख लो। और बताओ कोई, और कोई और बताओ। अब देखिए हम पे अटैक करेगा तो हम उससे इमीडिएटली उससे मतलब उससे अटैक करेंगे। हाँ, मतलब देखो ये हो गया कि मतलब एक तो वो अटैक करेगा ही नहीं, डरेगा अटैक करने से, तो डिटरेंट का काम भी करेगा ये, है ना, डिटरेंट का काम भी करेगा, अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक करता है तो हमने मैसिव रिटेलिएशन तो बोला ही है ना उससे। और क्या हो सकता है बताओ, और क्या इस फेवर में बोल सकते हो तुम। एक चीज आपसे बोली थी कि वॉर्स का जो नंबर है वो कम हुआ है। ठीक है, देखो इंडिया का क्लेम है ना कि उसको क्या चाहिए, वर्ल्ड लीडर बनना है, उसको हेल्प मिलेगी। सेकंड क्या है, और क्या हो सकता है, कि यूएनएससी की परमानेंट सीट चाहिए। अगर हमने ऐसे ही हर किसी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया ना, तो भूल जाओ फिर कि हमारे को कोई लीडर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई, तो ये कुछ फायदे हैं। अब कुछ नुकसान बताओ, क्या हो सकते हैं नुकसान। हाँ देखो, एक हो गया कि इसके अगेंस्ट बताना है ना, नो, इसके अगेंस्ट बताओ। हाँ, ये तो फेवर में हो गया ना कि यूरेनियम से बनाना है और एक्सपेंसिव है, और हमारी जो मिनिमम डिटरेंस वाली है कि भाई हम कम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। ठीक है, वो उस फेवर में हो गया, फॉर में हो गया। वो अगेंस्ट में बताओ अब। तो डिसआर्मामेंट का रास्ता मुश्किल होगा। एक हम बात करें ना ग्लोबल डिसआर्मामेंट, हाँ, तो वो मुश्किल होगा। कैसे होगा अगर हम खुद एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं? नहीं तुम समझ नहीं रहे क्वेश्चन, मैं पूछ क्या रहा हूं कि जो ये हमारी पॉलिसी है ना, न्यूक्लियर पॉलिसी, है ना, ये, इसको कई लोग बोलते हैं कि नहीं है ठीक है पॉलिसी, इसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देंगे। हाँ जी, हाँ, मतलब ये है कि भाई डिटरेंट के लिए क्यों करना। अब आधे तो नुकसान नहीं हो जाएगा इतना सारा। ठीक है, हमारे को पता है कि हमारे पे न्यूक्लियर वेपन अटैक करने वाला है कोई, ठीक है, हम वेट करेंगे कि करे वो, तब उसके बाद हम, देखो हमने बोल रखा है तो हम बाद में ही करेंगे ना, वेट करना पड़ेगा पहले, फिर कि अटैक करे तब हम करेंगे। अब अटैक करेंगे तो मैक्सिमम अगर हमारे सारे ही वो मतलब उन्होंने, देखो अगर कोई अटैक करेगा ना हमारे पे, तो उसमें इतना दिमाग तो होगा कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसके न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे अटैक करो पहले, कि उनको खत्म करो। ठीक है, इस तरीके से करो कि न्यूक्लियर चीजें जो इनकी है वहां पे अटैक करो, ताकि ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनकी रहे ना। ठीक है, और वो उसने अगर इस तरीके से अटैक करा और हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो गए, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बचेगा क्या, बचा कुचा माली करना पड़ेगा यूज, है ना, वही चीज। और क्या हो गया सेकंड, जो हमारी फ्रेंडशिप है तो सब वो बेहतर हो सकती है, डर बना रहेगा। एक तो तुमने बोला कि भाई ठीक है ना, नो, बनाए क्यों फिर न्यूक्लियर वेपन जब हमने यूज ही नहीं करने उसको, है ना। ठीक है, वही बात है ना कि मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी से किसी ने पूछा, है ना, वो देखिए तुमने वो स्पीच उनकी, कि भाई पाकिस्तान बोलता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, तो बोले हमने दिवाली में फाड़ने के लिए थोड़ी भी रख रखे हैं, है ना, तो हमारे पास भी है भाई, है ना। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कि हमारे को इस पॉलिसी को थोड़ा क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है ना। देखो फॉर में क्या है इसके, मतलब अगर फेवर में बोलनी हो बात,
कि इससे क्या होगा भाई, एक रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना। साथ में जो हमारी कंट्रीज हैं उनको थोड़ा विश्वास होगा कि इंडिया एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अटैक नहीं कर देगा हम पे, नहीं तो ये श्रीलंका और ये बेचारे तो डरे ही रहते लाइफ टाइम, है ना। चलो, प्रोजेक्ट इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह प्रोजेक्ट करता है वर्ल्ड के सामने, ये जो हमारी पॉलिसी है। थर्ड क्या हो गया, सपोर्ट नॉन प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल डिसआर्मामेंट, कि हमारी एक वो है ना कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, ग्लोबल जो वर्ल्ड जो हो वो न्यूक्लियर फ्री हो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो। इसके बाद अवॉइड द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव न्यूक्लियर आर्सेनल्स, ये हमने डिस्कस करा अभी कि अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस तक ही रखेंगे हम, ऐसा नहीं कि बनाते रहेंगे उनको, है ना। तो ये चीज होगी। इसके बाद एंश्योर सिविलियन कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक चीज और कि जो हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई है ना, उसको अल्टीमेटली हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर के पास अंडर रहती है वो, तो सिविलियन के पास है ये पूरी की पूरी पावर, रादर देन के मिलिट्री के पास हो या फिर किसी इररिस्पॉन्सिबल बंदे के पास हो, है ना। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बंदा है, मतलब जो वो करेगा वो, देखो हमने मोदी जी को भेज रखा है इलेक्ट करके, ठीक है, अब वो जो करेंगे ये माना जाता है कि भाई इंडियन पब्लिक यही चाहती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में यही तो होता है ना। चलो, तो ये हो गया। अगेंस्ट क्या हो गया इसके, इस पॉलिसी के अगेंस्ट देखो क्या चीज हुई कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है भाई, किसी ने अटैक कर दिया अगर हम पे, उसके बाद हमारे कितने ही न्यूक्लियर वेपन बचे होंगे, है ना, कि हम रिटेलिएट कर पाए, क्या पता अच्छे से रिटेलिएट कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। चलो, तो एक ये चीज हो गई। चैलेंज फॉर मैसिव रिटेलिएशन, मान लो किसी ने हमारे पे छोटे स्केल पे न्यूक्लियर वेपन का अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने मान लो कर दिया हमारे पे अटैक कश्मीर में छोटे स्केल पे, तो हमने क्या बोला है कि किसी ने अटैक करा है ना तो हम तो मैसिव रिटेलिएट, उसने किया था कश्मीर के थोड़े से एरिया पे और हमने क्या कर दिया, पूरा पाकिस्तान ही उड़ा दिया, तो एक तरीके से फिर बाकी कंट्री जो उसके सपोर्ट में होगी फिर इंडिया की, मतलब एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरह क्या हो सकता है ना कुछ। चलो, इसके बाद क्वेश्चनेबल डिटरेंस अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर थ्रेट्स, एक और चीज देखो कि भाई हमने बोला है कि अगर इंडिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा ना तभी हम अटैक करेंगे, पर व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल एंड केमिकल अटैक्स, न्यूक्लियर वेपन क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि मैसिव डिस्ट्रक्शन हो, पर मैसिव डिस्ट्रक्शन तो इससे भी हो सकती है ना बायोलॉजिकल वेपन से, जैसे कि इसका कोई एग्जांपल, कोविड-19 रख लो, है ना, वुहान से आया था, बोलते हैं कि वुहान से निकल रखा है ये, है ना। तो अब इसको अगर बायोलॉजिकल इन चीजों को यूज किया जा सकता है ना एज ए वेपन, अगर इंडिया पे कोई इस तरीके का बायोलॉजिकल वेपन छोड़ दिया और पूरे इंडिया में क्या आ जाए, इस तरीके की बीमारी फैल जाए, लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है ना। बिल्ली रेडिएशन छोड़नी जब ऐसे ही मर रहे लोग, केमिकल वो देख लो, भोपाल गैस ट्रेजेडी का देख लो, गैस से ही लोग मर जाए। न्यूक्लियर वेपन का मेन एम है कि मास डिस्ट्रक्शन हो, मास डिस्ट्रक्शन किससे हो सकती है, इससे भी हो सकती है और केमिकल वेपन से भी हो सकती है, तो इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। मान लो कल को चाइना ने बायोलॉजिकल अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने केमिकल अटैक कर दिया, इंडिया कर ही नहीं सकता वापस रिटेलिएट, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक नहीं है वो, है ना। तो ये अगेंस्ट बोलते हैं इस आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है हमारे को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करने के लिए पैसा भी तो लगेगा, एयर पे हमारे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, वाटर में हमारे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, लैंड में हमारे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इतनी अलग अलग जगहों पे मेंटेन करने के लिए पैसा भी तो लगेगा, तो कॉस्टली अफेयर है थोड़ा, ये भी इसके अगेंस्ट एक पॉइंट आता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और पॉइंट है कि कॉस्टली बीएमडी सिस्टम, बीएमडी सिस्टम क्या होता है, पढ़ाया ना बीएमडी सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ा है ना, क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया का। हाँ, देखो इजराइल है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्या है, क्या नाम है उसका, आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है, हमास ने रॉकेट्स छोड़े बहुत सारे, है ना, इंडिया इसके खिलाफ इजराइल, तो आयरन डोम डिटेक्ट करके हवा में क्या कर देगा, इनको खत्म कर देगा। तो इसी तरीके से हमारा भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये भी ऐसा ही है कि अगर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पे छोड़ दिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हवा में क्या कर देंगे, तब वो कर देंगे, इंडियन टेरिटरी पे वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना तो हमारे को इस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम पे, ठीक है। ये देखो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे हमारे को खर्चा करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि भाई हमारे पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, हमारे पे कोई अटैक ना कर दे, ठीक है, तो उस पे हमारे को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एक ये इसका थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब इंडिया में ना थोड़ा वो भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को क्या करना है, थोड़ा चेंज करना चाहिए और फर्स्ट यूज पॉलिसी में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, प्रेशर टू रिकंसिडर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अमिड चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, अब जो वर्ल्ड है ना भाई चेंज हो रहा है,
अब हमारे को न्यूक्लियर जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, उसको थोड़े चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इजरायली मोसाद है ना, उसने अपने ट्विटर पे ना वीडियो शेयर करी। कौन सी वीडियो शेयर करी? जिसपे हमास का जो लीडर है ना, उसको मारा जा रहा है, और वो किसी आदमी की हेल्प से नहीं मारा जा रहा है, ड्रोन्स की हेल्प से मारा जा रहा है। ठीक है, ड्रोन्स में कैमरास लगे हैं और प्रॉपर गन लगी होगी, ठीक है, और प्रॉपर रिमोटली उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब उस वीडियो को अगर तुम देखोगे तो उसमें एक हाथ तो उसका कट गया है ना, कमरे के अंदर किसी के अंदर बैठा हुआ है, ड्रोन जाता है, फिर वो कुछ तलवार तलवूर लेके ड्रोन से लड़ रहा है। सोचो पहले हम लोगों से लड़ रहे थे, वो किससे लड़ रहा है? ड्रोन से लड़ रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत चेंज हो रही है भाई, है ना, विद टाइम। जब हम आज तो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कल की डेट को क्या पता क्या ही चीज आ जाए, है ना। तो अब हमारे को क्या है, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के साथ हमारे को क्या जरूरत है कि हम इस पॉलिसी को थोड़ा चेंज करें। ठीक है, अगला देखो, इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड क्रेडिबिलिटी। क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट इंडियाज नो फर्स्ट यूज स्टांस कुड लिमिट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड एज इट रिक्वायर इंडिया टू रिलाई सोनली ऑन डिफरेंस रादर देन प्रोएक्टिव मेजर्स। कि भाई इंडिया सोनली अभी किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंस पे, कि हम तभी यूज करेंगे जब होगा, जब हम पे कोई अटैक करेगा, अदरवाइज हम प्रोएक्टिव उसको नहीं यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो क्या हो गए, इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है,